बी.एड नोट्स विभिन्न राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। Co-curricular activities. The important role of co-curricular activities and all-round development. सहपाठ्यक्रम गतिविधियों का महत्व और समग्र विकास में भूमिका। एक सहपाठ्यक्रम गतिविधियां को-करिक्युलर एक्टिविटीज क्या हैं? सहपाठ्यक्रम गतिविधियां वे गतिविधियां हैं जो पाठ्यक्रम के अलावा होती हैं और छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में योगदान देती हैं। उदाहरण खेलकूद, नाटक, संगीत, नृत्य, विज्ञान क्लब, साहित्यिक प्रतियोगिता, सामाजिक सेवा आदि। दो सहपाठ्यक्रम गतिविधियों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ को-करिक्युलर एक्टिविटीज। का शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। खेलकूद और व्यायाम छात्रों के शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। मोटर स्किल्स, सहन शक्ति और संतुलन बढ़ाने में मदद करते हैं। ख मानसिक और बौद्धिक विकास, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। वैज्ञानिक प्रयोग, क्विज प्रतियोगिताएं, पजल्स और डिबेट्स छात्रों की सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ाते हैं। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित होती है। ग सामाजिक और नैतिक विकास, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट। समूह कार्य, ड्रामास और क्लब गतिविधियां छात्रों को टीम वर्क और नेतृत्व कौशल सिखाती हैं। ईमानदारी, जिम्मेदारी और सहयोग की भावना विकसित होती है। घ भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। नाटक, संगीत, कला और नृत्य जैसी गतिविधियां छात्रों को भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देती हैं। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने में मदद करती हैं। न करियर और रुचियों का विकास, करियर एंड इंटरेस्ट डेवलपमेंट। सहपाठ्यक्रम गतिविधियां छात्रों को अपने रुचि क्षेत्र और करियर विकल्प खोजने में मदद करती हैं। चार निष्कर्ष, कंक्लूजन। सहपाठ्यक्रम गतिविधियां छात्रों के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ये छात्रों को सिर्फ अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें समग्र रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व बनाने में मदद करती हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ को-करिक्युलर एक्टिविटीज। सहपाठ्यक्रम गतिविधियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ को-करिक्युलर एक्टिविटीज। सहपाठ्यक्रम गतिविधियां विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास में मदद करती हैं। इन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। एक, शैक्षणिक या बौद्धिक गतिविधियां, एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। ये गतिविधियां छात्रों के बौद्धिक विकास और सीखने की क्षमता को बढ़ाती हैं। उद्देश्य, ज्ञान बढ़ाना, सोचने समझने की क्षमता विकसित करना। उदाहरण क्विज प्रतियोगिता, क्विज कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स, निबंध लेखन, एसे राइटिंग, विज्ञान और गणित क्लब, साइंस मैथ क्लब्स, प्रोजेक्ट और मॉडल निर्माण, प्रोजेक्ट मॉडल मेकिंग। दो, खेलकूद और शारीरिक गतिविधियां, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज। ये गतिविधियां शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस बढ़ाती हैं। उद्देश्य, शारीरिक क्षमता, सहन शक्ति और टीम वर्क विकसित करना। उदाहरण दौड़ और एथलेटिक्स, रनिंग एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन।
योग और व्यायाम, योगा एक्सरसाइजेस। मार्शल आर्ट्स और खेल प्रतियोगिताएं। 3 सांस्कृतिक गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज। ये गतिविधियां छात्रों की रचनात्मकता, कला और संस्कृति को बढ़ावा देती हैं। उद्देश्य आत्माभिव्यक्ति और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाना। उदाहरण नाटक और ड्रामा थिएट्रिकल एक्टिविटीज, संगीत और नृत्य म्यूजिक डांस, चित्रकला और हस्तकला, पेंटिंग क्राफ्ट, फोटोग्राफी और फिल्म निर्माण, फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग। 4 सामाजिक और सेवा संबंधी गतिविधियां, सोशल एंड सर्विस एक्टिविटीज। ये गतिविधियां सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों को बढ़ाती हैं। उद्देश्य सेवा भाव, नेतृत्व और सामाजिक जागरूकता विकसित करना। उदाहरण एनएसएस एनएसएस, रक्तदान शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप्स। पर्यावरण संरक्षण गतिविधियां, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्टिविटीज। सामाजिक सेवा और सामुदायिक कार्य। 5 तकनीकी और व्यावसायिक गतिविधियां, टेक्निकल एंड वोकेशनल एक्टिविटीज। ये गतिविधियां छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सिखाती हैं। उद्देश्य करियर विकल्प और व्यावहारिक कौशल विकसित करना। उदाहरण कंप्यूटर और आईटी क्लब, कंप्यूटर आईटी क्लब। रोबोटिक्स और विज्ञान परियोजनाएं, रोबोटिक्स साइंस प्रोजेक्ट्स। वोकेशनल ट्रेनिंग और कार्यशालाएं, वोकेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप्स। उद्यमिता गतिविधियां, एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज। 6 नेतृत्व और टीम गतिविधियां, लीडरशिप एंड टीम एक्टिविटीज। ये गतिविधियां छात्रों में नेतृत्व और सामाजिक सहयोग की भावना विकसित करती हैं। उद्देश्य आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और टीम वर्क बढ़ाना। उदाहरण छात्र परिषद और पिनायल ग्रुप, स्टूडेंट काउंसिल, प्यूपल ग्रुप्स। समूह परियोजना कार्य, ग्रुप प्रोजेक्ट्स। प्रतियोगी खेल और टीम चैलेंज, टीम कॉम्पिटिशन्स चैलेंजेस। निष्कर्ष कंक्लूजन। सहपाठ्यक्रम गतिविधियां केवल छात्रों को शैक्षणिक रूप से सक्षम नहीं बनाती, बल्कि उनके समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अच्छा संतुलन बनाए रखने के लिए इन गतिविधियों को नियमित और विविध रूप में शामिल करना चाहिए। द रिचर्ड सचमैन्स इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। परिभाषा इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल एक शिक्षण मॉडल है जिसे रिचर्ड सचमैन ने विकसित किया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में तर्कसंगत सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना है। यह मॉडल छात्रों को स्वतंत्र रूप से खोज, इंक्वायरी और सीखने के लिए प्रेरित करता है। यह मॉडल इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जांच आधारित सीखना पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स। छात्रों में स्वतंत्र खोज और जिज्ञासा बढ़ाना। समस्याओं को विश्लेषण और हल करने की क्षमता विकसित करना। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव कौशल को मजबूत करना। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना सिखाना। छात्रों को सक्रिय शिक्षार्थी बनाना। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के चरण, स्टेप्स ऑफ द मॉडल। रिचर्ड सचमैन ने इसे 7 चरणों में विभाजित किया है। ओरिएंटेशन, परिचय बटा मोटिवेशन। शिक्षक छात्रों को विषय से परिचित कराता है। ध्यान खींचने के लिए समस्या या प्रश्न प्रस्तुत किया जाता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, समस्या प्रस्तुति। छात्रों को सटीक समस्या दी जाती है। समस्या स्पष्ट और जिज्ञासु उत्तेजक होनी चाहिए। हाइपोथेसिस, परिकल्पना निर्माण। छात्र समस्या का संभावित समाधान या उत्तर सुझाते हैं। शिक्षक मार्गदर्शन करता है, लेकिन उत्तर स्वतः छात्रों से निकलना चाहिए। डेटा कलेक्शन, साक्ष्य बटा तथ्य संग्रह। छात्र आवश्यक जानकारी, डेटा या सामग्री इकट्ठा करते हैं। प्रयोग अवलोकन, सर्वे या शोध के माध्यम से डेटा एकत्रित किया जाता है। डेटा एनालिसिस, विश्लेषण।
छात्र संग्रहित डेटा का विश्लेषण करते हैं। यह देखना कि कौन सी जानकारी परिकल्पना का समर्थन करती है या विरोध करती है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। डेटा विश्लेषण के आधार पर छात्र समस्या का उत्तर निकालते हैं। निष्कर्ष तार्किक और साक्ष्य आधारित होना चाहिए। एप्लीकेशन बटा जनरलाइजेशन, अनुप्रयोग बटा सामान्यीकरण। निष्कर्ष को अन्य समस्याओं या जीवन की स्थितियों में लागू करना सिखाया जाता है। 0 विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। छात्र केंद्रित शिक्षण मॉडल है। यह जिज्ञासा और खोज को बढ़ावा देता है। सक्रिय शिक्षण को बढ़ावा देता है। विद्यार्थी स्वयं समस्या सुलझाने और निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं। यह सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने पर जोर देता है। लाभ, एडवांटेजेस। छात्रों की तर्कशक्ति और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। सक्रिय भागीदारी और सीखने में रुचि बढ़ती है। स्वतंत्र शोध और निष्कर्ष निकालने की आदत डालता है। शिक्षक केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता छात्रों में विकसित होती है। ग्लेजर के अनुसार टीचिंग प्रोसेस के मुख्य घटक, कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस। 1 एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, शैक्षिक उद्देश्य। शिक्षण की योजना और दिशा निर्धारित करने वाले लक्ष्य। उद्देश्य स्पष्ट, मापनीय और व्यवहारिक होने चाहिए। उदाहरण, विद्यार्थी पाठ के अंत तक सरल गणितीय समीकरण हल कर पाए। 2 एंट्री बिहेवियर, पूर्वज्ञान बटा प्रारंभिक व्यवहार। यह दर्शाता है कि छात्र किस स्तर के ज्ञान और कौशल के साथ कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। शिक्षक इसे समझकर ही आगे की शिक्षण योजना तैयार करता है। उदाहरण, यदि छात्र ने पहले जोड़ और घटाव सीखा है तो शिक्षक गुणा और भाग की शुरुआत कर सकता है। 3 टीचिंग स्ट्रैटेजीज, शिक्षण रणनीतियां। यह निर्धारित करता है कि विद्यार्थियों को उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए क्या विधियां अपनाई जाएं। इसमें सक्रिय शिक्षण, उदाहरण, चर्चा, प्रयोग, समूह कार्य आदि शामिल हो सकते हैं। उद्देश्य, सीखने को अधिक प्रभावी और रोचक बनाना। 4 इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स बटा लर्निंग रिसोर्सेस, शिक्षण सामग्री बटा साधन। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त संसाधन और सामग्री। उदाहरण, पाठ्य पुस्तक, चार्ट, मॉडल, चित्र, प्रयोगशाला उपकरण आदि। यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को स्पष्ट और व्यवस्थित जानकारी मिले। 5 स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बटा एक्टिव लर्निंग, छात्र की सहभागिता बटा सक्रिय शिक्षण। ग्लेजर के मॉडल में छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर जोर है। छात्र प्रश्न पूछें, समस्या सुलझाएं, चर्चा करें और प्रयोग करें। इससे सीखना अर्थपूर्ण और स्मरणीय बनता है। 6 इवैल्यूएशन बटा फीडबैक, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया। यह चरण सुनिश्चित करता है कि छात्र ने क्या सीखा और कितनी समझ विकसित हुई। मूल्यांकन के प्रकार, सूक्ष्म मूल्यांकन फॉर्मेटिव और अंतिम मूल्यांकन सम्मेटिव। शिक्षक प्रतिक्रिया के माध्यम से सुधार और मार्गदर्शन देता है। ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल। परिभाषा, ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल रॉबर्ट ग्लेजर द्वारा विकसित किया गया था। यह मॉडल शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास करता है। इसमें मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि अच्छा शिक्षण कैसे प्रभावी होता है। इस मॉडल में शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग प्रोसेस, को अलग अलग घटकों, कंपोनेंट्स में विभाजित किया गया है। ग्लेजर के अनुसार टीचिंग प्रोसेस के मुख्य घटक, कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस। 1 एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, शैक्षिक उद्देश्य। शिक्षण की योजना और दिशा निर्धारित करने वाले लक्ष्य। उद्देश्य स्पष्ट, मापनीय और व्यवहारिक होने चाहिए। उदाहरण, विद्यार्थी पाठ के अंत तक सरल गणितीय समीकरण हल कर पाए। 2 एंट्री बिहेवियर, पूर्वज्ञान बटा प्रारंभिक व्यवहार।
यह दर्शाता है कि छात्र किस स्तर के ज्ञान और कौशल के साथ कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। शिक्षक इसे समझकर ही आगे की शिक्षण योजना तैयार करता है। उदाहरण, यदि छात्र ने पहले जोड़ और घटाव सीखा है तो शिक्षक गुणा और भाग की शुरुआत कर सकता है। 3 टीचिंग स्ट्रैटेजीज, शिक्षण रणनीतियां। यह निर्धारित करता है कि विद्यार्थियों को उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए क्या विधियां अपनाई जाएं। इसमें सक्रिय शिक्षण, उदाहरण चर्चा, प्रयोग, समूह कार्य आदि शामिल हो सकते हैं। उद्देश्य सीखने को अधिक प्रभावी और रोचक बनाना। 4 इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स बटा लर्निंग रिसोर्सेस, शिक्षण सामग्री बटा साधन। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त संसाधन और सामग्री। उदाहरण पाठ्य पुस्तक, चार्ट, मॉडल, चित्र, प्रयोगशाला उपकरण आदि। यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को स्पष्ट और व्यवस्थित जानकारी मिले। 5 स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बटा एक्टिव लर्निंग, छात्र की सहभागिता बटा सक्रिय शिक्षण। ग्लेजर के मॉडल में छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर जोर है। छात्र प्रश्न पूछें, समस्या सुलझाएं, चर्चा करें और प्रयोग करें। इससे सीखना अर्थपूर्ण और स्मरणीय बनता है। 6 इवैल्यूएशन बटा फीडबैक, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया। यह चरण सुनिश्चित करता है कि छात्र ने क्या सीखा और कितनी समझ विकसित हुई। मूल्यांकन के प्रकार, सूक्ष्म मूल्यांकन फॉर्मेटिव और अंतिम मूल्यांकन सम्मेटिव। शिक्षक प्रतिक्रिया के माध्यम से सुधार और मार्गदर्शन देता है। 1 एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, शैक्षिक उद्देश्य। मास्टरी लर्निंग में उद्देश्य स्पष्ट, मापनीय और व्यवहारिक होते हैं। लक्ष्य यह होता है कि सभी विद्यार्थी किसी निश्चित स्तर तक सीख लें। उदाहरण, सभी छात्र गणित में बीजगणित के समीकरण हल करने में सक्षम हों। मास्टरी लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। विद्यार्थी तब तक अगले स्तर पर नहीं बढ़ते जब तक उन्होंने पहले स्तर की पूरी महारत मास्टरी हासिल न कर ली हो। 2 एंट्री बिहेवियर बटा प्रीरिक्विजिट्स, पूर्व ज्ञान बटा प्रारंभिक कौशल। मास्टरी लर्निंग में यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक जाने कि छात्र कौन से कौशल पहले से जानते हैं। इससे शिक्षण योजना उनके स्तर के अनुसार बनाई जा सकती है। उदाहरण, यदि छात्र ने जोड़ और घटाव सीख लिया है तो अब गुणा भाग सिखाना आसान होगा। 3 टीचिंग स्ट्रैटेजीज, शिक्षण रणनीतियां बटा विधियां। मास्टरी लर्निंग में सटीक और स्पष्ट निर्देश, छोटे छोटे चरणों में सीखना और अभ्यास के अवसर देना शामिल है। शिक्षक आवश्यकतानुसार विभिन्न विधियां अपनाता है, उदाहरण प्रश्नोत्तरी, समूह चर्चा, प्रायोगिक अभ्यास आदि। मुख्य विशेषता, सभी विद्यार्थियों को समय और अवसर मिलता है ताकि वे पूरी तरह समझ जाएं। 4 इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स बटा लर्निंग रिसोर्सेस, शिक्षण सामग्री बटा साधन। मास्टरी लर्निंग में संगठित और स्पष्ट सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसमें शामिल हैं पाठ्य पुस्तक, चार्ट, मॉडल, उदाहरण, अभ्यास कार्य, मल्टीमीडिया आदि। सामग्री छात्रों को व्यक्तिगत गति से सीखने में मदद करती है। 5 स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बटा एक्टिव लर्निंग, छात्र की सहभागिता बटा सक्रिय शिक्षण। मास्टरी लर्निंग में सक्रिय शिक्षण जरूरी है। छात्र प्रश्न पूछते हैं, अभ्यास करते हैं और अपनी समझ को सुधारते हैं। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, जबकि छात्र सीखने में मुख्य केंद्र होते हैं। 6 इवैल्यूएशन बटा फीडबैक, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया। मास्टरी लर्निंग में मूल्यांकन असेसमेंट लगातार होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन सीखने के दौरान छात्रों की समझ जांची जाती है। फीडबैक प्रतिक्रिया छात्रों को बताना कि उन्हें किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। जब तक छात्र पूर्ण महारत मास्टरी हासिल नहीं कर लेते तब तक शिक्षक सुधार और पुनः अभ्यास करवाता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एक्शन रिसर्च।
एक्शन रिसर्च का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एक्शन रिसर्च इन हिंदी। अर्थ, मीनिंग। एक्शन रिसर्च का अर्थ है किसी समस्या को हल करने या किसी प्रक्रिया में सुधार लाने के उद्देश्य से की जाने वाली शोध प्रक्रिया। यह एक व्यावहारिक, प्रैक्टिकल और क्रियात्मक एक्शन ओरिएंटेड शोध होती है जिसमें शोधकर्ता स्वयं किसी स्थिति में भाग लेकर समस्याओं का विश्लेषण करता है और उनके समाधान खोजता है। सरल शब्दों में, एक्शन रिसर्च वह शोध है जिसमें शिक्षक या व्यक्ति स्वयं अपनी कार्य प्रक्रिया में सुधार करने के लिए अनुसंधान करता है। परिभाषाएं, डेफिनेशंस। स्टीफन एम कोरी एक्शन रिसर्च वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक अपने कार्यों और व्यवहार को समझने और उसमें सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं। जॉन डूई एक्शन रिसर्च एक ऐसी बौद्धिक गतिविधि है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों का विश्लेषण करके वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान खोजता है। डब्ल्यू एच किलपैट्रिक एक्शन रिसर्च एक ऐसी शोध विधि है जिसमें क्रिया और चिंतन, एक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों एक साथ चलते हैं ताकि किसी कार्य में सुधार लाया जा सके। स्टीफन एम कोरी एक्शन रिसर्च वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक अपने कार्यों और व्यवहार को समझने और उसमें सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं। जॉन डूई एक्शन रिसर्च एक ऐसी बौद्धिक गतिविधि है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों का विश्लेषण करके वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान खोजता है। डब्ल्यू एच किलपैट्रिक एक्शन रिसर्च एक ऐसी शोध विधि है जिसमें क्रिया और चिंतन, एक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों एक साथ चलते हैं ताकि किसी कार्य में सुधार लाया जा सके। दो एक्शन रिसर्च की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के दौरान कई व्यावहारिक और तकनीकी समस्याएं सामने आती हैं, जैसे शोधकर्ता का अनुभव, कई बार शिक्षक या व्यक्ति शोध विधियों का सही प्रयोग नहीं कर पाते। समय की कमी, शिक्षकों के पास नियमित कार्यों के साथ शोध करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। संसाधनों की कमी, शोध के लिए आवश्यक साधन, सामग्री या वित्तीय सहयोग नहीं मिलता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी, शोध प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी की कमी रहती है। डेटा संग्रहण की कठिनाई, छात्रों या सहकर्मियों से सही आंकड़े प्राप्त करना कठिन होता है। निष्कर्षों का सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। एक्शन रिसर्च के निष्कर्ष सामान्य रूप से सभी स्थितियों पर लागू नहीं किए जा सकते। समस्या का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। इस चरण में शोधकर्ता समस्या के कारणों की पहचान करता है। वह यह समझने की कोशिश करता है कि समस्या क्यों उत्पन्न हुई है। उदाहरण, क्या शिक्षण विधि प्रभावी नहीं है? क्या छात्र की पारिवारिक पृष्ठभूमि इसका कारण है? क्या वातावरण या संसाधन अनुपयुक्त हैं? 3. परिकल्पना का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इस चरण में शोधकर्ता संभावित समाधान या अनुमान प्रस्तुत करता है। यह परिकल्पना, हाइपोथेसिस, यह दर्शाती है कि यदि कुछ परिवर्तन किए जाएं तो समस्या हल हो सकती है। उदाहरण, यदि गणित को खेल और गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाए तो छात्रों की रुचि बढ़ेगी। 4. कार्य योजना का निर्माण, प्रेपरेशन ऑफ एक्शन प्लान। अब शोधकर्ता एक व्यवस्थित योजना बनाता है कि समाधान को कैसे लागू किया जाएगा। इसमें समय, विधियां, साधन और प्रतिभागियों का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण, गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाना, साप्ताहिक मूल्यांकन करना, समूह चर्चा का आयोजन करना। कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। निर्धारित योजना के अनुसार क्रियाएं, एक्शंस की जाती हैं। शोधकर्ता स्वयं भाग लेकर यह देखता है कि योजना का प्रभाव कैसा है।
उदाहरण, कक्षा में नई शिक्षण विधि लागू करना और छात्रों की प्रतिक्रिया का अवलोकन करना। 6. डाटा संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डेटा। इस चरण में किए गए कार्यों से संबंधित आंकड़े, डेटा एकत्र किए जाते हैं। यह डेटा साक्षात्कार, प्रश्नावली, निरीक्षण, टेस्ट या रिकॉर्ड के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 7. परिणामों का विश्लेषण, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण करके यह देखा जाता है कि क्या किए गए उपाय प्रभावी रहे या नहीं। उद्देश्य, समस्या में सुधार की सीमा को समझना। 8. निष्कर्ष एवं रिपोर्ट लेखन, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। अंत में शोधकर्ता अपने निष्कर्ष लिखता है और यह बताता है कि कौन सा तरीका सफल रहा, समस्या किस हद तक हल हुई, भविष्य के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। संक्षेप में, इन शॉर्ट, एक्शन रिसर्च के मुख्य चरण इस प्रकार हैं। समस्या की पहचान, समस्या का विश्लेषण, परिकल्पना का निर्माण, कार्य योजना का निर्माण, कार्यान्वयन, डाटा संग्रहण, परिणामों का विश्लेषण, निष्कर्ष एवं रिपोर्ट। 11. प्रॉपर स्फीयर फॉर एक्शन रिसर्च इन इकोनॉमिक्स टीचिंग। अर्थशास्त्र शिक्षण में एक्शन रिसर्च का उचित क्षेत्र, अर्थ मीनिंग। अर्थशास्त्र शिक्षण, टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में एक्शन रिसर्च का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, रुचिकर और उपयोगी बनाना है। शिक्षक अपने कक्ष में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एक्शन रिसर्च का प्रयोग कर सकता है। छात्र अर्थशास्त्र विषय में रुचि क्यों नहीं लेते? कौन से उपायों से छात्रों की सहभागिता, पार्टिसिपेशन बढ़ाई जा सकती है? 3. कठिन अवधारणाओं की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, जैसे मांग और पूर्ति, डिमांड सप्लाई, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जैसी जटिल अवधारणाओं को समझाने के लिए कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी है? 4. शिक्षण सामग्री एवं सहायक साधन, टीचिंग एड्स एंड मटेरियल्स। क्या चार्ट, मॉडल, ग्राफ और वीडियो का प्रयोग छात्रों की समझ में सुधार लाता है? डिजिटल माध्यमों, आईसीटी टूल्स के प्रयोग का क्या प्रभाव पड़ता है? मूल्यांकन पद्धतियां, इवैल्यूएशन मेथड्स। क्या मौखिक परीक्षा, क्विज या प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन पारंपरिक परीक्षा से अधिक उपयोगी हैं? क्या निरंतर मूल्यांकन से छात्रों के प्रदर्शन में सुधार होता है? 6. शिक्षक छात्र संबंध, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। क्या शिक्षक की व्यवहारिकता और संवाद शैली छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है? क्या परामर्श सत्रों, गाइडेंस सेशंस से छात्रों के परिणाम बेहतर होते हैं? 7. स्थानीय और व्यावहारिक उदाहरणों का प्रयोग, यूज ऑफ लोकल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। क्या स्थानीय आर्थिक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि आदि पर आधारित उदाहरणों से छात्रों की समझ बढ़ती है? 8. गृह कार्य और सहपाठ्य गतिविधियां, होमवर्क एंड कोकरिक्युलर एक्टिविटीज। क्या समूह परियोजनाएं या फील्ड सर्वे छात्रों में व्यावहारिक दृष्टिकोण विकसित करते हैं? एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स। अर्थ मीनिंग, अर्थशास्त्र में एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का अर्थ है ऐसा व्यावहारिक शोध कार्य जिसमें शिक्षक या विद्यार्थी किसी वास्तविक शिक्षण समस्या का समाधान खोजने के लिए क्रियात्मक, एक्शन ओरिएंटेड अनुसंधान करते हैं। यह शोध न केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है बल्कि शिक्षण विधियों, अधिगम स्तर और छात्र व्यवहार में सुधार लाने के उद्देश्य से किया जाता है। अर्थशास्त्र में एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का उद्देश्य, एम्स ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स, शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता की जांच करना, विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों का समाधान करना, विषय के प्रति रुचि और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना,
जटिल आर्थिक अवधारणाओं को सरल बनाना। शिक्षक के आत्मविश्लेषण और सुधार की भावना विकसित करना। एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट की प्रक्रिया, स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स। एक, समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले शिक्षक अपनी कक्षा या विद्यालय में किसी वास्तविक समस्या की पहचान करता है। उदाहरण, छात्र अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को याद तो कर लेते हैं, पर उन्हें व्यवहार में नहीं समझते। छात्रों में मांग और पूर्ति जैसे अवधारणाओं के प्रति भ्रम है। 2, समस्या का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। समस्या के कारणों को समझा जाता है। क्या शिक्षण विधि नीरस है? क्या छात्र उदाहरणों से नहीं जोड़ पा रहे हैं? क्या समय या सामग्री की कमी है? 3, परिकल्पना का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। एक अनुमान लगाया जाता है कि किस उपाय से समस्या हल हो सकती है। उदाहरण, यदि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को जीवन से जुड़े उदाहरणों के माध्यम से सिखाया जाए तो छात्र बेहतर समझ पाएंगे। उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स। विषय, अर्थशास्त्र की कक्षा में ऑडियो विजुअल माध्यमों के उपयोग का छात्रों की सीखने की उपलब्धियों पर प्रभाव। समस्या, छात्र ग्राफ, आंकड़ों और सिद्धांतों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। परिकल्पना, यदि शिक्षण में ऑडियो विजुअल साधनों, वीडियो, चार्ट, प्रेजेंटेशन का प्रयोग किया जाए तो छात्रों की समझ और रुचि में वृद्धि होगी। कार्य योजना, 1 माह तक ऑडियो विजुअल माध्यम से शिक्षण करना। पहले और बाद के टेस्ट से तुलना करना। निष्कर्ष, ऑडियो विजुअल शिक्षण से छात्रों की उपलब्धि और विषय के प्रति रुचि में उल्लेखनीय सुधार पाया गया। संक्षेप में, अर्थशास्त्र में एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का उद्देश्य शिक्षक को अपने शिक्षण में सुधार लाने, छात्रों की कठिनाइयों को समझने और विषय को अधिक जीवंत व व्यावहारिक बनाने में सहायता करना है। एक्शन सब इमेजिनेशन का कार्यान्वयन प्रक्रिया, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इन डिटेल। एक्शन सब इमेजिनेशन के कार्यान्वयन में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। ए, कल्पनात्मक समाधान तैयार करना, डेवलपिंग एन इमेजिनेटिव सॉल्यूशन। सबसे पहले शोधकर्ता या शिक्षक यह कल्पना करता है कि समस्या का संभावित समाधान क्या हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि छात्र अर्थशास्त्र में रुचि नहीं लेते तो कल्पना की जा सकती है, अगर शिक्षण को खेल और वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो छात्र अधिक ध्यान देंगे। बी, योजना बनाना, प्लानिंग द एक्शन। इस कल्पना को वास्तविकता में लागू करने के लिए ठोस योजना तैयार की जाती है। योजना में शामिल होते हैं समय सारणी, टाइम शेड्यूल, आवश्यक संसाधन, रिसोर्सेस, प्रयोग में लाई जाने वाली विधियां, मेथड्स, मूल्यांकन की प्रक्रिया,
इवैल्यूएशन प्रोसेस। सी, कार्यान्वयन एग्जीक्यूशन बटा इम्प्लीमेंटेशन। अब शिक्षक उस कल्पना पर आधारित योजना को कक्षा या क्षेत्र में लागू करता है। उदाहरण के लिए वीडियो क्लिप्स या मॉडल्स के माध्यम से अध्यापन करना, समूह चर्चा या आर्थिक सर्वे करवाना। यहां इमेजिनेशन क्रिया एक्शन में बदल जाती है। एक्शन सब इमेजिनेशन का उदाहरण एग्जाम्पल समस्या। छात्र राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की अवधारणा को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं। कल्पना सब इमेजिनेशन, यदि राष्ट्रीय आय को नाट्य रूपांतरण रोल प्ले और वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से सिखाया जाए तो छात्र बेहतर समझ पाएंगे। कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन। कक्षा में छात्रों को भूमिकाएं दी गईं, जैसे किसान, श्रमिक, व्यापारी, सरकार आदि। छात्रों ने राष्ट्रीय आय की गणना का अभिनय किया। इसके बाद टेस्ट और चर्चा के माध्यम से परिणामों का मूल्यांकन किया गया। परिणाम छात्रों की समझ, सहभागिता और अंक तीनों में सुधार देखा गया। 5 निष्कर्ष कंक्लूजन। एक्शन सब इमेजिनेशन का कार्यान्वयन कल्पना से क्रिया तक का सेतु ब्रिज है। यह एक रचनात्मक और व्यवहारिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक या शोधकर्ता पहले कल्पना करता है इमेजिन्स, फिर योजना बनाता है प्लान्स, और अंततः क्रियान्वित करता है इम्प्लीमेंट्स, ताकि सुधार प्राप्त हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।